चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। देखिए, वैसे तो वीड वाला जो अपना यूनिट है ना, उसके अंदर ऐसे ज़्यादा वीडियोस नहीं है, मुश्किल से 5 या 6 वीडियो में अपना पूरा वीड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उन 5-6 में से अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई वीडियो है जिससे मैं कहूँगा कि हर बच्चे को ये पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं, तो वो जो वीडियो है वो यही है, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और काफ़ी लंबा भी रहेगा। ये 31 स्लाइड में तैयार किया है, कम से कम स्लाइड में मैंने बनाने की कोशिश की है, फिर भी 31 स्लाइड इसके अंदर हो गई हैं, काफ़ी लंबा वीडियो रहेगा। तो देखो इसको, कई सारे आधार हैं, कई सारे बेसिस हैं जिस पर अपन वीड को क्लासीफाई कर सकते हैं। उनमें से एक है लाइफ स्पान। लाइफ स्पान का मतलब लाइफ साइकिल। यहाँ पर लाइफ साइकिल से क्या मतलब है, किसे आप लाइफ साइकिल कहोगे? यहाँ पर लाइफ साइकिल से मतलब है सीड टू सीड, सीड टू सीड। देखिए, जब मैंने सीड बोया, अब चूंकि खरपतवार की बात हो रही है तो खरपतवार के सीड कोई नहीं बोता, अपने आप हो जाते हैं। तो मान लो ये खरपतवार का सीड है, ये यहाँ पर हो गई इसकी सोइंग, ठीक है। उसके बाद इसमें से बनेगा प्लांट, इसमें से बनेगा प्लांट, इसमें से बनेगा फ्लावर, और इस फ्लावर में से फिर बनेंगे सीड। यानी कि सीड बोया और सीड मिला, सीड टू सीड। जब सीड बोओगे और यहाँ पर आपको जब तक सीड ना मिल जाए तब तक उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं मानी जाती। लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, सीड टू सीड। सीड बोओगे और जब तक आपको सीड नहीं मिल जाता तब तक उसकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं मानी जाती। तो ये मानी जाती है इसकी लाइफ साइकिल। तो कितना समय लगता है इसकी लाइफ साइकिल में, इस आधार पर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। सीड टू सीड बनने में, भाई अपने सीड बो दिया, अगला जनरेशन का सीड कब तक बनेगा, वो लाइफ साइकिल, उसमें कितना समय लगेगा, उस आधार पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर 3 कैटेगरी है। कितनी? 3 कैटेगरी, जिसमें सबसे पहला है आपका एनुअल वीड। सबसे पहला कौन सा है? एनुअल वीड। एनुअल वीड मतलब ऐसे खरपतवार जिनकी लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट होती है। जिनकी लाइफ साइकिल कितने सीजन में कंप्लीट होती है? एक सीजन में, ठीक है। और बेसिकली सीजन कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? खरीफ सीजन होता है, ठीक, रबी सीजन होता है, और आपका यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और जायद सीजन होता है। 3 सीजन होते हैं। ऐसे खरपतवार जो अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ साइकिल को नए सीड बनाने में जो उनको एक सीजन का टाइम लगता हो। अब सीजन 3 प्रकार के होते हैं, खरीफ सीजन, रबी सीजन, जायद सीजन। उनको क्या बोलते हैं? एनुअल वीड्स। यानी कि अलग अलग एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। खरीफ सीजन वाले कौन से खरपतवार हैं, रबी सीजन वाले कौन से खरपतवार हैं, जायद सीजन वाले कौन से खरपतवार हैं। बहुत से ऐसे खरपतवार हैं जो रबी, खरीफ और जायद तीनों में रहते हैं। ये सभी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर खरीफ वाले की। देखो, ये जो खरीफ सीजन वाले हैं ना, इनको मानसून वीड भी कहते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में आते हैं। इनको क्या कहते हैं अपन? मानसून वीड। आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद करने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के फोटोग्राफ, अभी आपको बहुत सारे फोटोग्राफ मिलेंगे खरपतवार के, वहाँ से आप उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने फोटोग्राफ नहीं दिए, फोटोग्राफ आपको आगे मिल जाएंगे। देखिए कौन कौन से हैं। अमेरेंथस खरपतवार की बात कर रहे हैं अपन, खरीफ बीट के। अमेरेंथस हो गया। उसके बाद अपना कैमेलाइना, कैमेलाइना बेंगलेंसिस। इन सब के फोटोग्राफ आपको अभी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अमेरेंथस स्पीसीज कैसी दिखती है, कैमेलाइना बेंगलेंसिस कैसा दिखता है, ये सभी आपको दिखेंगे, ठीक है। पोर्टुलाका, पोर्टुलाका स्पीसीज। साइप्रस, साइप्रस स्पीसीज, ठीक है। इकाइनोक्लोआ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इकाइनोक्लोआ, क्योंकि पैडी के अंदर, पैडी किस में आता है आपका? खरीफ सीजन में आता है, धान, राइस। और पैडी के अंदर सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कोई है तो वो यही है, इकाइनोक्लोआ वीड,
ठीक है। इकाइनोक्लोआ के अलावा आपका है फाइलेंथस निरूरी, फाइलेंथस निरूरी, ये भी आप देख चुके हैं, पिछली वीडियो से बता चुका हूँ, हजार दाना जिसको अपन बोलते हैं। फाइलेंथस निरूरी के अलावा आपका एक पार्थीनियम हिस्टोपोरस है, वो तो अब तीनों में आ जाएगा, उसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके खरीफ सीजन के। ऐसे रबी सीजन की बात करें, रबी सीजन वाले जो खरपतवार होते हैं इनको विंटर क्रॉप भी कहते हैं, सर्दियों के मौसम में उगते हैं जी। ठीक है, रबी सीजन वाले देखो मोस्ट ज़्यादातर जो अपने खरपतवार है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट वो इसमें मिलेंगे आपको रबी सीजन वाले में। देखिए यहाँ पर आर्जीमोन मैक्सिकाना, आर्जीमोन मैक्सिकाना, ठीक है, एविना, ये रटने पड़ेंगे आपको, रटने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है इनको। ठीक है, उसके बाद चिकोरियम, चिकोरियम के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, चिकोरियम इंटिबस, कासनी जिसको कहते हैं अपन। ठीक है, और है चीनोपोडियम अल्बम, चीनोपोडियम अल्बम, और एक है चीनोपोडियम मोरेल। चीनोपोडियम अल्बम क्या होता है? बथुआ। चीनोपोडियम मोरेल क्या होता है? आपका खर बथुआ। ठीक, उसके अलावा आपका एनागैलिस आर्वेंसिस, एनागैलिस आर्वेंसिस आई थिंक इसको हिंदी में कहते हैं कृष्ण नील, एनागैलिस आर्वेंसिस। कसकटा, कसकटा स्पीसीज। और कौन सा है आपका? मेलीलोटस अल्बस और इंडिकस, मेलीलोटस अल्बस और मेलीलोटस इंडिकस। फेलेरिस माइनर गेहूं का है, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ लिख लेते हैं, फेलेरिस माइनर। और आपका एस्फोडिलस ट्यूनिफोलियस, इसको भी आप यहीं लिख लो, काफ़ी जगह है यहाँ पर, एस्फोडिलस ट्यूनिफोलियस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कि कौन सा खरपतवार जो है वो रबी सीजन का है, विंटर सीजन का है, रबी फसलों के साथ आते हैं ये। आर्जीमोन मैक्सिकाना, एविना फटुआ, चीनोपोडियम इंटिबस, सॉरी चिकोरियम इंटिबस, चीनोपोडियम अल्बम मोरेल, एनागैलिस आर्वेंसिस, कसकटा स्पीसीज, मेलीलोटस अल्बस इंडिका। ठीक है, फेलेरिस माइनर है, एस्फोडिलस ट्यूनिफोलियस है। यहाँ पर फेलेरिस माइनर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। कई सारी चीज़ें हैं इसकी इंपॉर्टेंट रखने की। एक तो गेहूं के साथ लगता है, गेहूं सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है। गेहूं के अंदर अगर कोई मेजर वीड है तो वो यही है, फेलेरिस माइनर। इसको कंट्रोल करने के लिए आइसोप्रोटोरॉन का यूज़ करते हैं। सोचो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि इसको कंट्रोल, सिर्फ इसको कंट्रोल करने के लिए एक अलग से खरपतवार है आपका, हर्बिसाइड है आपका आइसोप्रोटोरॉन। आइसोप्रोटोरॉन इंडिया के अंदर सिर्फ इसी खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए उस आइसोप्रोटोरॉन के सबसे ज़्यादा खपत होती है इंडिया के अंदर। सबसे ज़्यादा कंजप्शन और सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर आइसोप्रोटोरॉन हर्बिसाइड का होता है, और वो आइसोप्रोटोरॉन सिर्फ इसी के लिए बनाया जाता है, फेलेरिस माइनर के लिए। ठीक है, इसलिए जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जायद सीज़न की अगर हम बात करें तो इसको समर सीज़न वाली बीड भी कहते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में यही लगाए जाते हैं आपके। तो समर सीज़न वाले में आपका यूफॉर्बिया है, एग्जाम्पल याद रखो यहाँ पर, यूफॉर्बिया। ठीक है भाई, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये बात की हमने किसकी? एनुअल वीड्स की, जिनकी अपनी लाइफ साइकिल एक सीज़न में कंप्लीट होती है। अब वो एक सीज़न खरीफ भी हो सकता है, रबी भी हो सकता है, जायद भी हो सकता है। अब दूसरा अपन बात करेंगे यहाँ पर बाइनियल, बाइनियल बीड्स। बाइनियल बीड्स मतलब जिनकी लाइफ साइकिल, नाम से समझ में आ रहा है, जिनकी लाइफ साइकिल 2 सीज़न में कंप्लीट हो, जिनकी लाइफ साइकिल 2 सीज़न में कंप्लीट हो। ठीक है, देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, कुछ किताबों में आपको यहाँ पर 1 सीज़न या 1 ईयर ऐसा भी मिल सकता है, दोनों चीज़ें सही हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल 1 सीज़न में कंप्लीट हो या 1 ईयर में कंप्लीट हो, दोनों एक ही बात है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पर ऐसे मैंने कहा है लाइफ साइकिल 2 सीज़न में कंप्लीट होती हैं, तो 2 सीज़न या फिर कई जगह पर आपको 2 ईयर भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 सीज़न या फिर 1 ईयर ऐसा भी मिल सकता है, लेकिन जो सीज़न वाला जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कभी क्वेश्चन में पूछा जाए 1 ईयर, तो घबराना नहीं है। अपन को अपना मेन उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन सही होना चाहिए, अपन को सिलेक्शन लेना है, अपन को तो मार्किंग पूरी करनी है। तो 1 ईयर भी अगर आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि 1 ईयर आ गया तो क्या करना है। 1 ईयर मतलब 1 सीज़न की बात कर रहा है।
2 ईयर मतलब 2 सीजन की बात कर रहा है, ठीक है। वैसे करेक्ट अगर आपके कंसेप्ट को आपको क्लियर करने हैं तो फिर उस हिसाब से 1 सेशन और 2 सेशन जी सही है। ईयर वाला कंसेप्ट गलत है, ठीक है। बाइनियल मतलब जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 सीजन में कंप्लीट करें। बाइनियल में देखो कौन कौन से यहाँ पे, अब देखो ये जो 2 सीजन होते हैं ना आपके, इसमें से एक सीजन, फर्स्ट सीजन जो होता है ना, इसमें तो कंप्लीट होती है आपकी वेजिटेटिव स्टेज। वेजिटेटिव स्टेज एक सीजन में कंप्लीट होती है, और जो दूसरा सीजन होता है उसमें कंप्लीट होती है आपकी रिप्रोडक्टिव स्टेज। 2 सीजन इसमें लग जाते हैं। मतलब सीड टू सीड बनने में, बीज से बीज बनने में कितने सीजन लग गए? 2 सीजन लग गए। यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखो, एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका डेकस कैरोटा। डेकस कैरोटा, ये डेकस कैरोटा को क्या बोलते हैं अपन? वाइल्ड कैरेट। वाइल्ड कैरेट, ठीक। इसके अलावा और देखो अपना एस्फोडिलस ट्यूनिफोलियस। एस्फोडिलस ट्यूनिफोलियस, आप कहोगे सर एस्फोडिलस ट्यूनिफोलियस तो अपन ने पीछे भी पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि बहुत सारे खरपतवार ऐसे हैं जो कि एनुअल वीड में भी आते हैं और बाइनियल में भी आते हैं। तो ये जो एस्फोडिलस ट्यूनिफोलियस है ना, ये एस्फोडिलस ट्यूनिफोलियस आपका बाइनियल में भी आता है और उसमें भी आता है, एनुअल में भी आता है। एस्फोडिलस ट्यूनिफोलियस का मतलब हो गया वाइल्ड ऑनियन, जंगली प्याज। वाइल्ड ऑनियन, क्योंकि ऑनियन जो है वो, प्याज जो है वो काय में आती है? प्याज भी अपनी बाइनियल में ही आती है एक्चुअल में देखा जाए तो, ठीक। उसके बाद अपन बात करें यहाँ पर हम लैक्यूना प्रोक्यूम्बिंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लैक्यूना प्रोक्यूम्बिंस। क्या बोलते हैं इसको? जंगली गोभी। जंगली गोभी, जंगली गोभी, लैक्यूना प्रोक्यूम्बिंस, जंगली गोभी। और आपका है कासनी, चिकोरियम इंटिबस, जिसको बोलते हैं अपन कासनी, चिकोरियम इंटिबस। कासनी देखो यहाँ पर भी अपन ने पढ़ा था, चिकोरियम इंटिबस, ये अपने रबी सीजन में भी आती है और बाइनियल में भी आती है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जहाँ आपको याद रखना पड़ेगा। ये चिकोरियम इंटिबस, कासनी जो है ना, ये आपकी तीनों कैटेगरी में है। एनुअल में तो होगी, बाइनियल में होगी। ये कासनी आपको अभी एक पेरिनियल में भी देखने को मिलेगा, तो चाहो तो यहाँ लिख लो, ये तीनों कैटेगरी में आती है। ये आपका एनुअल वीड भी है, ये आपकी बाइनियल वीड भी है, और ये जो है वो पेरिनियल वीड भी है। तीनों कैटेगरी में ये आती है। कौन सी? कासनी, चिकोरियम इंटिबस। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अब देखो तीसरी कैटेगरी है पेरिनियल वीड की। ये लाइफ साइकिल के बेसिस पर अपन बात कर रहे हैं। पेरिनियल वीड, पेरिनियल वीड मतलब ऐसे खरपतवार जिनकी लाइफ साइकिल 2 सीजन से ज़्यादा में कंप्लीट हो, या फिर 2 साल से ज़्यादा में कंप्लीट हो। सीजन वाला कंसेप्ट याद रखना, क्वेश्चन सही करने के लिए आप 2 ईयर याद रखना। 2 साल से ज़्यादा या 2 सीजन से ज़्यादा जिसको लग जाए उनको कहते हैं पेरिनियल वीड। यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल ही याद रखने हैं। पेरिनियल वीड में देखो आप, 2 कैटेगरी यहाँ पर बनती है पेरिनियल वीड में, एक आपका सैलो रूटेड और एक आपका डीप रूटेड। सैलो रूटेड और एक आपका है डीप रूटेड। देखो सैलो रूटेड में आपका ये, इनकी जो जड़ें हैं वो 20 से 30 सेंटीमीटर गहराई तक जाती हैं बस। सैलो रूटेड नाम से समझ में आ रहा है। डीप रूटेड मतलब इनकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा गहराई तक जाती हैं, इनकी जड़ें कम गहराई तक जाती हैं, 20 से 30 सेंटीमीटर। वहीं इसकी अगर हम बात करें तो ये आपकी 1 मीटर और उससे भी ज़्यादा, 1 मीटर और मोर देन 1 मीटर, ठीक है। दोनों में बस एग्जाम्पल आप याद रखना। सैलो रूटेड में आप एग्जाम्पल याद रखो, साइनोडोन डेक्टाइलम, दूब घास जिसको अपन बोलते हैं, गार्डन वगैरह में जो लगाते हैं ना अपन, साइनोडोन डेक्टाइलम हो गया। एग्रोपायरियन रिपन्स, एग्रोपायरन रिपन्स, और आपका एम्ब्रोसिया, एम्ब्रोसिया स्पीसीज। ये 3 एग्जाम्पल यहाँ याद रखो। डीप रूटेड में आप एग्जाम्पल देखो, साइप्रस रोटेंडस,
साइप्रस रोटेंडस, सोरगम हेल्पिंस, ठीक है। इसके अलावा आपका है लेंटाना कैमरा, लेंटाना कैमरा, और एक आपका धतूरा, धतूरा स्पीसीज। ये कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं आपके डीप रूटेड में। तो सेलो रूटेड वीड और डीप रूटेड वीड ये दोनों किसके, आपके पेरिनियल वीड के ही एग्जाम्पल है। बात समझ में आ गई। ये आपके लाइफ साइकिल के बेसिस पे बात की मैंने, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। जो एक सीजन में कंप्लीट करे या एक साल में कंप्लीट करे उसमें एनुअल। अब एनुअल में भी 3 सीजन होते हैं आपके, खरीफ, रबी और जायद। फिर बाइनियल में आपकी जो 2 सीजन में कंप्लीट करे, और पेरिनियल जिसमें अपन 2 कैटेगरी पढ़ी, सेलो रूटेड और डीप रूटेड। अब एक और आधा आ जाओ, ये तो लाइफ साइकिल वाला गया। अब बात करते हैं अपन प्लेस ऑफ अकरेंस, ये कहाँ पर पाए जाते हैं उस बेसिस पर। दोनों कैटेगरी हैं और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी हैं। देखो प्लेस ऑफ अकरेंस के बेसिस पर एक होते हैं ऑब्लिगेट वीड, ठीक, और एक होते हैं फैकल्टेटिव वीड। एक होते हैं ऑब्लिगेट और एक होते हैं फैकल्टेटिव। दोनों को बहुत अच्छे से समझना और आसान है। ऑब्लिगेट और एक होते हैं फैकल्टेटिव। ऐसे खरपतवार, कलर चेंज करें कि ये ठीक है, चलो। ऐसे खरपतवार जो कल्टीवेटेड फील्ड में, ये आपको दिख रहा होगा, ये कैसा फील्ड है आपका, कल्टीवेटेड, जिसमें खेती हो रही है। कल्टीवेटेड फील्ड का मतलब जिसमें खेती हो रही हो। ये आपको दिख रहा है, ये कैसा है आपका, नॉन कल्टीवेटेड, नॉन कल्टीवेटेड, या फिर कह सकते हैं अपन नॉन क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। ऑब्लिगेट वीड वो होते हैं जो अपने कल्टीवेटेड फील्ड में पाए जाते हैं, मतलब अपने फसलों के साथ, जो अपनी मेन फसल होती हैं उनके साथ पाए जाते हैं। वो कौन से होते हैं आपके, ऑब्लिगेट वीड। तो ऑब्लिगेट वीड कौन से होते हैं, ये पाए जाते हैं फाउंड ओनली इन द कल्टीवेटेड फील्ड। जो कल्टीवेटेड फील्ड है, अपनी जो फसलें हैं उनके साथ पाए जाने वाले वो होते हैं ऑब्लिगेट वीड, ठीक है। और ऐसे खरपतवार जो पाए जाते हैं फाउंड इन नॉन कल्टीवेटेड फील्ड, जो नॉन कल्टीवेटेड एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पर अपन खेती वगैरह नहीं उगाते। देखो जैसे कि ये अपना कैसा एरिया है, नॉन कल्टीवेटेड, यहाँ पर किसी तरह कोई खेती वगैरह नहीं हो रही, ऐसे एरिया में पाए जाएंगे तो उन खरपतवार को कहते हैं फैकल्टेटिव। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इसके एग्जाम्पल कहाँ लिखें, यही लिख लेते हैं। ऑब्लिगेट वीड के तो मोस्ट ऑफ द अपने जो फील्ड वाले जो अपने खरपतवार हैं वो सब इसमें आ जाते हैं ऑब्लिगेट में। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, फेलरिस माइनर हो गया, जैसे कि फेलरिस माइनर हो गया, काय में, गेहूं में, ठीक है। फेलरिस माइनर हो गया। इकाइनोक्लोआ हो गया, इकाइनोक्लोआ स्पीसीज पैडी के अंदर। जैसे फेलरिस माइनर आपको कभी भी ऐसे फील्ड में नहीं मिलेगा, वो हमेशा आपको कल्टीवेटेड मिलेगा गेहूं के साथ। इकाइनोक्लोआ स्पीसीज आपको कभी भी ऐसे फील्ड में नहीं मिलेगा, वो आपको पैडी के साथ ही मिलेगा, कल्टीवेटेड फील्ड में मिलेगा। और देखो आइपोमिया, एमेरेंथस ले लो आप, तो सबसे अच्छा है ये एमेरेंथस स्पीसीज, ठीक। ये आपके कुछ मोस्ट कॉमन है, चाहो तो सिर्फ ये 2 ही याद कर लो, नहीं तो आपको देखो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्रॉप वाइज चलते हैं वो तो अभी आगे आपको पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको बता दिए कौन कौन से जो वीड हैं वो किस किस क्रॉप में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिसमें से 2 मैंने आपको बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक फेलरिस माइनर गेहूं के अंदर, एक इकाइनोक्लोआ पैडी के अंदर, और एक मैंने अभी आपको लिखा है एमेरेंथस। चाहो तो लिखना हो तो लिख लो, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं इसलिए लिख रहा क्योंकि जगह कम है। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की, ठीक है। फैकल्टेटिव वीड में कौन कौन से हैं जो कि कल्टीवेटेड फील्ड के अंदर नहीं पाए जाते, जो कि कहाँ पाए जाते हैं आपके नॉन कल्टीवेटेड एरिया, यहाँ पर फसलें वगैरह अपन नहीं उगाते वहाँ पर। ये आपने देखे भी होंगे बहुत सारे, जैसे कि लेंटाना कैमरा। आपने कभी देखा है लेंटाना कैमरा को? पहली बात तो लेंटाना कैमरा दिखता कैसा, ये बड़ा पॉइंट है। तो लेंटाना कैमरा को आप कभी भी देखोगे ना तो वो आपको कल्टीवेटेड फील्ड में नहीं मिलेगा, वो आपको नॉन कल्टीवेटेड फील्ड में मिलेगा। एक्चुअल में तो ये लेंटाना कैमरा जो है वो सजावटी पौधा है, लोग बाग इसको अपने घर के बाहर बगीचे में सजावट के तौर पर लगाते हैं, लेकिन अभी ये खरपतवार की तरह दिक्कत दे रहा है, ठीक है। लेंटाना कैमरा हो गया। इसके अलावा आपका पार्थीनियम देख लो, ये तो सबसे ज़्यादा कॉमन है। पार्थीनियम हिस्टोपोरस, गाजर घास जिसको अपन बोलते हैं। कहाँ मिलता है आपको गाजर घास? पार्थीनियम हिस्टोपोरस आपको नॉन कल्टीवेटेड एरिया में मिलता है, ठीक है। कैलोट्रोपिस हो गया आपका। अल्टरनेंथेरा पंजेंस, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेंथेरा
नेंथेरा पंजेंस, ये भी है, ये अल्टरनेंथेरा पंजेंस। ये मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी के और कुछ एग्जांपल और भी हैं वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, लेकिन ये आपको याद रखने जो मैं वीडियो में बता ही रहा हूँ। पहले ये याद कर लेना, ये याद हो जाए तब आप उनको पास जाना, पीडीएफ वालों के पास, ठीक है। तो बस कंसेप्ट आप समझ गए। ऑब्लिगेट वीड मतलब ऐसे खरपतवार जो कल्टीवेटेड फील्ड में पाएं। फैकल्टेटिव वीड मतलब ऐसे खरपतवार जो नॉन कल्टीवेटेड एरिया में, नॉन क्रॉप, जहाँ पर अपन खेती नहीं करते वहाँ पर पाए जाते हैं, उनको कहते हैं फैकल्टेटिव। अगली कैटेगरी देखो, बेस्ड ऑन दी ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कहाँ पर इनकी उत्पत्ति हुई है। अपन इंडिया के रहने वाले हैं तो अपन इंडिया का आधार मान के चलेंगे। ऐसे खरपतवार जो इंडिया के बाहर के हैं, इंडिया में नहीं पाए जाते थे, इंडिया के अंदर वो लाए गए हैं, गलती से लाए गए हैं, कुछ जानबूझकर लाए गए हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपका ये लेंटाना कैमरा, इसको हम बाहर से लेकर आए, लेकिन ऐसा लाए क्यों थे? सजावटी तौर पर कि गार्डन वगैरह में, क्योंकि इसके फूल वगैरह बहुत अच्छे आते हैं, सजावट के लिए लेकर आए। लेकिन अब ये मुसीबत बन गया हमारे लिए, अब खरपतवार की तरह है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो हम लेके आते हैं किसी और पर्पज से, लेकिन वो दिक्कत दे जाता है। कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो गलती से आ जाते हैं, जैसे कि मान लो अपन ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका से गेहूं लेकर आए, अब उस गेहूं के साथ कोई खरपतवार का सीड भी आ गया, हम जानबूझ के नहीं लाए लेकिन गलती से आ गया, अब वो इंडिया के अंदर भी फैल गया है। तो ऐसे खरपतवार जो बाहर के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो कैटेगरी हैं, बेस्ड ऑन दी ओरिजिन के बेसिस पर दो कैटेगरी हैं। एक आपका होता है एलियन वीड, या इन्हीं को कहते हैं अपन इनवेसिव। इनवेसिव मतलब बाहर के हैं, ये अपने इंडिया के नहीं हैं, ठीक है। नॉन नेटिव भी कह सकते हैं इनको अपन, नॉन नेटिव वीड। मोस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर ज़्यादातर खरपतवार जो मुसीबत बने हुए हैं वो सब आपके बाहर के ही हैं, इंडिया का कोई भी नहीं है, सब बाहर से आए हुए हैं। जैसे ये देखो अपना, ये मोस्ट कॉमन पार्थीनियम हिस्टोपोरस, पार्थीनियम हिस्टोपोरस, गाजर घास। कांग्रेस के शासनकाल में ये आया था। कहाँ से आया था आपका? यूएसए से, यहीं लिख लो। ये देखो अपना, ये भी बड़ा खतरनाक काम है, फेलरिस माइनर, ठीक है, गेहूं का मामा। गेहूं के अंदर बड़ी समस्या है इसकी। ये कहाँ से आया था आपका? नॉर्थ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका। कुछ किताबों में आपको यूरोप भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही सही माने जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका भी और यूरोप भी। उसके बाद अपना ये देख लो, इकॉर्निया क्रेसिपिस, सॉरी, ठीक है भाई, EICH, इकॉर्निया क्रेसिपिस। स्पेलिंग थोड़ी बहुत हो सकती है इधर उधर, चेक करना। इकॉर्निया क्रेसिपिस की अगर हम बात करें, ये भी कहाँ से आई है आपकी? इकॉर्निया क्रेसिपिस ये आपका साउथ अमेरिका से। ये कहाँ से आया है आपका? साउथ अमेरिका से। ये जो भी डाटा मैं आपको बता रहा हूँ ये सब टेक्स्ट बुक का डाटा है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव बुक के आधार पर भी अपन, हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने क्रॉस चेक करता हूँ, जो मोस्ट फेमस कॉम्पिटिटिव बुक चल रही हैं उनसे मैं क्रॉस चेक करता हूँ उनमें क्या दिया है। और कुछ कॉम्पिटिटिव बुक्स तो ऐसी हैं कि उसमें एज इट इज़ यही डाटा दिया हुआ है टेक्स्ट बुक से लेकर के। तो भाई कॉम्पिटिटिव बुक्स जितनी बनती हैं वो सब टेक्स्ट बुक से ही बनती है, तो अपन बजाय कॉम्पिटिटिव की जगह सीधे टेक्स्ट बुक पढ़ो अगर अपने पास समय बहुत है। तो जो भी डाटा मैं आपको दे रहा हूँ सब टेक्स्ट बुक का डाटा है, ठीक है। इकॉर्निया क्रेसिपिस ये साउथ अमेरिका से आया हुआ है। उसके बाद ये देखो आप, लेंटाना कैमरा, देखो ये है, जिसने नहीं देखा वो अब देख लो, लेंटाना कैमरा। चाहो तो और अच्छे अच्छे फ़ोटो देखने हो तो आप चाहे तो गूगल पर सर्च कर सकते हो। ये फूल इसके अंदर आते हैं, ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसको लाए तो थे अपन ऐसा ऑर्नामेंटल सजावट के तौर पर, लेकिन आज ये खरपतवार की तरह मुसीबत बन गया हमारे लिए। कहाँ से आया था ये लेंटाना कैमरा? ट्रॉपिकल अमेरिका से, ट्रॉपिकल अमेरिका, ठीक है। उसके बाद ये देख लो, ये देखो पहले भी अपन आ चुका है, ये इपीजू कोरी में आता, चिपक के जाते थे, लोगों की स्किन पर चिपक जाते थे। जेंथियम स्ट्रोमोनियम, याद आया? जेंथियम स्ट्रोमोनियम, ठीक है। ये कहाँ से आया आपका? नॉर्थ अमेरिका से। ये इंडिया के एक भी नहीं है, सब बाहर से आए हुए हैं। ये कहाँ से आया आपका? नॉर्थ अमेरिका से। वो तो अपना दूब घास है, साइनोडोन डेक्टाइलोन, साइनोडोन डेक्टाइलोन। ये साइनोडोन डेक्टाइलोन कहाँ से है आपका? मिडिल ईस्ट से, मिडिल ईस्ट, ठीक है भाई। इनको ब्रैकेट कर लो तो थोड़े से अलग दिखेंगे ये। और देखो
ये सब अभी एलाइन वीड की बात कर रहा हूँ, ये सब बाहर से आए हुए हैं। ये देखो आपका, ये है आपका डिजिटेरिया सैनग्यूनेलिस। ये कहाँ से आया आपका? ये आपका यूरोप का है। डिजिटेरिया सैनग्यूनेलिस कहाँ से आया है आपका? यूरोप से आया। ऊपर भी तो जगह है, ऊपर लिख लेते हैं। ये कहाँ से आया आपका? यूरोप से आया। ठीक है भाई। और देखो, ये देखो अपना अमेरैंथस विरिडिस, ऊपर नाम लिखेंगे, नीचे में लिख लेते हैं अमेरैंथस विरिडिस, चौलाई जिसको अपन कहते हैं हिंदी में। ये कहाँ से आया आपका? साउथ मैक्सिको से, साउथ मैक्सिको से। ठीक है भाई। ये देखो अपना सोरगम हेल्पेंस, सोरगम हेल्पेंस, वाइल्ड सोरगम जिसको अपन बोलते हैं। तो ये सोरगम हेल्पेंस कहाँ से आया आपका? मेडिटेरेनियन रीजन से आया है। मेडिटेरेनियन, ये स्पेलिंग थोड़ा सा चेक करना शायद सही होगा, मेडिटेरेनियन रीजन। ठीक है भाई। ये सब कुछ रटने पड़ेंगे आपको। और देखो अपना, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं अपन कस्कटा चिनेंसिस, कस्कटा चिनेंसिस। डोडर भी है इसको अपन, कॉमन नेम क्या है इसका? डोडर। इसको डोडर भी कहते हैं, कस्कटा चिनेंसिस। ये कस्कटा चिनेंसिस ये आया आपका चाइना से, नाम से ही दिख रहा है, वो तो चिनेंसिस लगा है, चाइना का है। ये देखो आप ओरोबैंकी, ओरोबैंकी, इस पर तो चाहे आईएमपी लगा लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। कस्कटा चिनेंसिस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। ओरोबैंकी, ये आपका कहाँ से आया? और ये सब आपके टोटल रूट पैरासाइट है। ये आपका आया यूरोप से। अब ये टोटल रूट पैरासाइट क्या होता है, वो सारी चीज़ अभी दिख जाएंगे आपको। ठीक है। उसके बाद देख लो अपना ये साइप्रस रोटेंडस, यहाँ लिखो साइप्रस रोटेंडस, ये सभी लोगों ने देखा होगा, आपका बड़ा कॉमन सा है साइप्रस रोटेंडस। ये कहाँ से आपका? ये भी यूरोप का ही है, ये भी आपका यूरोप का है। और देखो अभी भी ये वही चल रहे हैं आपके। ठीक है, इन्वेसिव वाले। अब आ जाओ आर्जीमोन मैक्सिकाना, आर्जीमोन मैक्सिकाना किसी मतलब का नहीं है ये आर्जीमोन मैक्सिकाना, सत्यानाशी बोलते हैं इसको हिंदी में। ये कहाँ से आया आपका? मैक्सिको से आया है। आर्जीमोन मैक्सिकाना कहाँ का है ये देखो अपना, ये वाटर फर्न है, इसको बोलते हैं अपन साल्विनियम मोलेस्टा, साल्विनियम मोलेस्टा। कॉमन के लिए इसको क्या बोलते हैं? वाटर फर्न। ठीक है, साल्विनियम मोलेस्टा। ये कहाँ से आया आपका? ब्राज़ील से। इसका ओरिजिन क्या है आपका? ब्राज़ील। ठीक, ये तो थे अलाइन वाले। अब बात करते हैं अपन नेटिव वाले, अपने इंडिया के अंदर कौन से पाए जाते हैं। तो नेटिव वाले देख लो, नेटिव वीड, ये इंडिया के ही हैं, इनका ओरिजिन जो है वो इंडिया का ही है। इंडिजीनियस वीड भी इनको आप कह सकते हो, इंडिजीनियस वीड भी इनको आप कह सकते हो। कुछ ही हैं और लेकिन वो कुछ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखो अपना, ये है आपका एकाइनोक्लोआ कोलोना, एकाइनोक्लोआ कोलोना या फिर एकाइनोक्लोआ क्रसगैली, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, एकाइनोक्लोआ कोलोना या फिर एकाइनोक्लोआ क्रसगैली। ठीक है, ये कहाँ से है अपना? कहाँ से का? इंडिया से। ये तो अपन नेटिव वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये कौन सा आपका? फाइलेंथस निरूरी, फाइलेंथस निरूरी क्या कहते हैं इसको? निरूरी, हजार दाना, फाइलेंथस निरूरी, ये भी इंडिया ओरिजिन का ही है। और ये देखो अपना डिजेरिया आर्वेंसिस, डिजेरिया आर्वेंसिस, ये भी अपने इंडिया का ही है। ठीक है, ये इंडिजीनस वाले हैं। अब देखो अपना बेस्ड ऑन दी कोटिलिडन एक और नया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वीड को कंट्रोल करने के पर्पज से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। क्योंकि जितने भी अपन जो वीडीसाइड जो कंट्रोल अपन करते हैं ना, उसमें अपन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं? यही कोटिलिडन वाली। अगर उसके अंदर एक कोटिलिडन है, अगर उसके अंदर एक कोटिलिडन है तो उसको मोनोकोट कहेंगे।
आज जो अपन खरपतवार कंट्रोल करते हैं, जो वीड कंट्रोल कर रहे हैं, वो किस आधार पर करते हैं? मोनोकोट और डाइकोट के आधार पर। अगर उसके अंदर 2 कॉटिलिडन है तो उसको डाइकोट कह देते हैं। अब जो कॉटिलिडन क्या है? सीड के अंदर पाया जाता है भाई, रिजर्व फूड मटेरियल इसके अंदर होता है। मोनोकोट और डाइकोट, मोस्टली जो मोनोकोट होते हैं वो सकरी पत्ती वाले होते हैं, डाइकोट जो होते हैं वो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। तो सबसे पहले आप देख लो यहाँ पर मोनोकोट की बात कर लेते हैं अपन। मोनोकोट बीड, मोनोकोट बीड जो होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? नैरो लीफ वाले होते हैं, सकरी पत्ती वाले। ठीक है, खरपतवार को कंट्रोल इन्हीं प्रॉपर्टी पर किया जाता है। अगर ये प्रॉपर्टी ना डिसाइड होती, ना अपन ने कभी स्टडी की होती, तो आज वीड को अपन कंट्रोल कैसे करते? भाई जो जितने भी केमिकल जो खरपतवार जो अपने हर्बिसाइड मार्केट में मिलते हैं वो इसी बेसिस पर मिलते हैं कि मोनोकोट वीड को मारना है कि डाइकोट वीड को मारना है, इसी बेसिस पर। ठीक है, तो मोनोकोट वीड जो होते हैं मोस्टली आपके नैरो लीफ वीड होते हैं। ठीक है, ये जो मोनोकोट वीड है, नैरो लीफ वीड है, एक खरपतवार है 2,4-D, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनसे अपना है, हर्बिसाइड है। हालांकि 2,4-D एक ऑक्सीजन हार्मोन है, लेकिन उसको लो कंसंट्रेशन में यूज़ करोगे तो हार्मोन है, हाई कंसंट्रेशन में यूज़ करोगे तो वो हर्बिसाइड की तरह काम आता है। तो वो 2,4-D पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि भाई ये जो मोनोकोट वीड है, क्या इनको 2,4-D से कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये आपके नॉट ससेप्टेबल टू 2,4-D, यानी कि 2,4-D के लिए ससेप्टेबल नहीं है। 2,4-D को अगर इनके ऊपर डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको, मतलब 2,4-D इनके ऊपर काम नहीं करता। यहाँ पर कोई दूसरे अपन को हर्बिसाइड का यूज़ करना पड़ता है, यहाँ पर 2,4-D काम नहीं करता। ठीक है, कौन कौन से हैं सकरी पत्ती वाले? देखो एकाइनोक्लोआ कॉलोना, अभी देखा था ये तो अपन ने, एकाइनोक्लोआ कॉलोना कहो या फिर क्रसगेली कहो, एक ही बात है। ये भी अपन कई बार देख चुके हैं। फैलेरिस माइनर, ये आपका दूब घास साइनोडोन डेक्टाइलॉन, ये सॉर्गम हेल्पिंस, और वो है आपका कैमेलाइना बेंगालेंसिस, ये ऐसा होता है, कैमेलाइना बेंगालेंसिस, ये है कैमेलाइना बेंगालेंसिस। ये आपके मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ये आपके मोस्ट कॉमनली कैसे हैं? मोनोकोट वाले हैं, नैरो लीफ वीड। अब यहाँ पर देखो कंफ्यूज होने वाली बात क्या है, एक होते हैं आपके सेजिस। अब सेजिस को आप देखना ध्यान से, सेजिस जो हैं ये भी नैरो लीफ वाले होते हैं, ये भी कैसे हैं आपके? नैरो लीफ वीड है। ये देखो ये रहा सेजिस, साइप्रस रोटेंडस, क्या बोलते हैं इसको? साइप्रस रोटेंडस। कैसी पत्तियां हैं इसकी? नैरो लीफ है। ठीक है, ये भी मोनोकोट में ही आता है, ध्यान रखना, ये भी किस में आता है? मोनोकोट में आता है। लेकिन इसको 2,4-D से कंट्रोल कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है, ये ससेप्टेबल है किसके लिए? 2,4-D के लिए। बस यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यहीं से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा था कि 2,4-D कभी भी मोनोकोट वीड को या नैरो लीफ वीड को नहीं मारता। 2,4-D से आप नैरो लीफ वीड को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन 2,4-D से आप सेजिस को कंट्रोल कर सकते हो। सेजिस, ये इसमें आता है सेजिस, नैरो लीफ वीड। एग्जाम्पल क्या? साइप्रस रोटेंडस। तो क्वेश्चन इस पर जरूर पूछते हैं कि साइप्रस रोटेंडस को क्या 2,4-D से कंट्रोल किया जा सकता है? आप लोग कहोगे कि साइप्रस रोटेंडस तो मोनोकोट में आता है, नैरो लीफ वीड है, 2,4-D यहाँ पर काम नहीं करेगा, लेकिन ये गलत है। 2,4-D यहाँ पर साइप्रस रोटेंडस पर काम करता है। साइप्रस रोटेंडस को आप 2,4-D से कंट्रोल कर सकते। नेक्स्ट देखो आप डाइकोट वीड। डाइकोट वीड जो होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं आपके? चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, ब्रॉड लीफ, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, ब्रॉड लीव्स। ठीक है, ये आपके ससेप्टेबल होते हैं, ससेप्टेबल टू 2,4-D, ये 2,4-D के लिए ससेप्टेबल होते हैं। 2,4-D से इनको आप कंट्रोल कर सकते हो, जितने भी चौड़ी पत्ती वाले हैं। जैसे ये देखो अपना, क्या बोलते हैं इसको? चीनोपोडियम अल्बम, चीनोपोडियम अल्बम बथुआ। ये चौलाई अमेरेंथस बिरिडिस, चौलाई, ये भी चौड़ी पत्ती वाला। ये पार्थिनियम हिस्टोपोरस,
ठीक है। और ये बताओ ये कौन सा है आपका लेंटाना कैमरा, ये वही देखो लेंटाना कैमरा, ये सब चौड़ी पत्ती वाले हैं। इन सबको आप 2,4-D से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। डाइकॉट में आते हैं। बस कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा यहीं पर था, इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। सेजेस मोनोकॉट में आते हैं, नैरो लीफ बीड होते हैं, लेकिन 2,4-D से कंट्रोल किया जा सकता है इनको। अब देखो एक्वाटिक बीड। एक्वाटिक बीड में भी अपन को 4 पार्ट पढ़ने हैं। एक तो होते हैं आपके फ्लोटिंग वाले, एक होते हैं फ्लोटिंग बीट्स। फ्लोटिंग बीट्स मतलब जो पानी की सतह पर तैरते हैं। ये 3 मैंने मोस्ट कॉमन रखे हैं, इसमें से ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर लगा दो IMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका है वाटर हाइसिंथ, क्या बोलते हैं इसको अपन, वाटर हाइसिंथ। इसका साइंटिफिक नेम, इसका बॉटनिकल नेम क्या है वाटर हाइसिंथ का, इकॉर्निया क्रैसिपिस, इकॉर्निया क्रैसिपिस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। एक्वाटिक वीड में अगर कोई सबसे ज़्यादा ट्रबलसम, सबसे ज़्यादा मुसीबत वाला जो खरपतवार है ना, जिसने हमारे सर में दर्द कर रखा हो, जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो, तो वो यही है वाटर हाइसिंथ। जल कुंभी भी कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। इकॉर्निया क्रैसिपिस सबसे ज़्यादा बेकार वीड है, पानी के फ्लो को रोक देता है, कचड़ा इकट्ठा कर देता है पूरी नदियों में। जहाँ पर भी ये इकट्ठा होता है वहाँ पर पूरी बाकी जो इकोसिस्टम होता है उसका पूरा उसको ख़राब कर देता है। दूसरा देखो आप, ये है आपका साल्विनिया, वही जो अपन पहले आ गया था, मोलेस्टा, साल्विनिया मोलेस्टा, जिसको अपन लोग वाटर फर्न भी कह रहे हैं। तो साल्विनिया मोलेस्टा वाटर फर्न, ये किस में आते हैं आपके फ्लोटिंग सतह पर, पानी की सतह पर तैरने वाले हैं। वो देखो आप, ये है आपका वाटर लेट्यूस, ठीक है, पेस्टिया स्पीसीज, वाटर लेट्यूस। तो ये 3 याद रखना, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है वाटर हाइसिंथ, साल्विनिया मोलेस्टा और वाटर लेट्यूस या पेस्टिया स्पीसीज। ये तीनों किस में आते हैं, फ्लोटिंग में आते हैं, पानी की सतह पर तैरने वाले हैं। अब देखो, एक होते हैं रूटेड वीड्स विद फ्लोटिंग लीव्स। एक मिनट, ये डबल हो गया क्या, अभी तो पढ़ा है, हाँ सॉरी, ये डबल हो गया, क्रॉस कर दो इसको। ये आपका रूटेड वीड विद फ्लोटिंग लीव्स, फ्लोटिंग लीव्स। अब देखो इसमें क्या है, ये सतह पर तो आपको नजर आएंगे, इनकी पत्तियां आपको सतह पर नजर आएंगी, इनकी फ्लावर सतह पर नजर आएंगे, लेकिन इनकी जो रूट है ना, इनकी जो जड़ें हैं ना, वो नीचे पानी तक जाती है, बिल्कुल सतह पर जाके अटैच होती हैं, ठीक है। इसलिए इनको कहते हैं रूटेड बीड, मतलब इनकी जो रूट होती हैं वो पानी के नीचे बिल्कुल तले पे जाके अटैच हो जाती हैं, लेकिन पत्तियां ऊपर तक रहती हैं। ये दोनों आपने देखे होंगे, बड़े कॉमन है। ये तो आपका लोटस, कमल का फूल, ठीक है। कुछ लोग इसको भी लोटस ही समझते हैं, ये लोटस नहीं है, ये आपका वाटर लिली है, वाइट वाटर लिली, क्या बोलते हैं इसको, वाइट वाटर लिली, ठीक है। वो कमल का फूल नहीं है। ये लोटस है आपका निलंबस न्यूसीफेरा, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी हाँ, निलंबो न्यूसीफेरा, निलंबो न्यूसीफेरा, बॉटनिकल नेम क्या है इसका, निलंबो न्यूसीफेरा। और वहीं वाटर लिली का क्या, निम्फिया अल्वा, निम्फिया अल्वा, ये इसका बॉटनिकल नेम है। ये दोनों किस में आते हैं, आपके रूटेड वीड में आते हैं। इनकी पत्तियां और इनके फूल आपको पानी की सतह पर नजर आएंगे, लेकिन इनकी जड़ें जो है वो पानी के नीचे सतह पर जाकर अटैच हो जाती हैं। उसके बाद देखो अपने सबमर्ज्ड, पानी के अंदर वाले सबमर्ज्ड वीड, इनकी पत्तियां, इनकी रूट सब पानी के अंदर ही रहती हैं, पानी के बाहर कुछ नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, सब पानी के अंदर ही रहता है। सबसे कॉमन BGA, क्या बोलते हैं इसको, ब्लू ग्रीन एल्गी। समुद्रों में तो मतलब इनकी भरमार है, जितने भी आपके ओशियन समुद्र सब में भयंकर। आपके घर में भी आपने देखे होंगे, खास करके अपनी पुरानी टंकियों में देखना आप, खास करके जो सीमेंटेड टंकियां जो होती हैं पानी की भरी हुई, उसके आप देखना ग्रीन कलर की काई जम जाती है। तो जो ग्रीन कलर की काई होती है ना, वही तो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, ये पानी के नीचे ही पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है ये क्या है आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी है। उसके बाद ये देखो अपना सबमर्ज्ड में, ये है आपका पॉन्ड वीड, जिसको बोलते हैं अपन पोटा मैगेटॉन,
पोटामेगेटॉन स्पीसीज, इसको पॉन्ड बीड भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये देखो अपना वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया ये हाइड्रला है। अभी तक हाइड्रला नहीं देखा हो तो देख लो, ये हाइड्रला स्पीसीज, ये वेलिसनेरिया स्पीसीज। ये सब क्या आपके सबमर्ज्ड, पानी के अंदर ही रहते हैं। इनकी पत्तियां भी पानी के अंदर है, रूट भी पानी के अंदर, सब कुछ पानी के अंदर, इसलिए इनको कहते हैं सबमर्ज्ड। ठीक है, उसके बाद आ जाओ अपना सेमी एक्वाटिक वीड, सेमी एक्वाटिक वीड। सेमी एक्वाटिक वीड का मतलब ये सैलो वाटर में, छिड़छिड़े पानी में, छिलछिले पानी में पाए जाते हैं, मतलब ज़्यादा गहरे पानी में नहीं पाए जाते। ये छिड़छिड़े पानी में, जैसे नदियों के किनारे पर पाए जाएंगे, समुद्र के किनारे पर पाए जाएंगे। ठीक है, कहीं पानी भरा हुआ है तालाब में तो उसके किनारे पर पाए जाएंगे, बीच तालाब में नहीं मिलेंगे आपको, जो सैलो वाटर में मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखो अपना सबसे पहला है आपका टाइफा, टाइफा स्पीसीज। ठीक है, दूसरा है आपका आइपोमिया, आइपोमिया स्पीसीज। तीसरा है आपका यहाँ पर पॉन्टिडेरिया कोर्डाटा, पॉन्टिडेरिया कोर्डाटा। पिकल बीड भी कहते हैं इसको अपन, पॉन्टिडेरिया कोर्डाटा क्या बोलते हैं, पिकल बीड। बस नाम याद करना, इनके एग्जाम्पल आपको रटने हैं बस। एक्वाटिक में कौन से आते हैं, सेमी एक्वाटिक में कौन से हैं, सबमर्ज्ड में कौन से हैं, रूटेड वाले कौन से हैं, फ्लोटिंग वाले कौन से हैं। अब आ जाओ पैरासिटिक, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 एग्जाम्पल है और चारों की चारों इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। पैरासिटिक से क्या मतलब है? पैरासिटिक का मतलब ये होता है जो दूसरों पर निर्भर करें, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, खुद कोई काम नहीं करेंगे, पूरा की पूरा दूसरों पर निर्भर होंगे, लाइट के लिए, पानी के लिए, मॉइस्चर के लिए, हर चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, वो होते हैं आपके पैरासिटिक। अब 2 चीज़ें यहाँ पर, एक तो स्टेम पर पाए जाने वाले, भाई किसी दूसरे प्लांट की स्टेम पर पाए जाएं तो उनको बोलेंगे क्या अपन, स्टेम पैरासिटिक वीड। अब ये जो स्टेम पैरासिटिक वीड है इसमें भी 2 कैटेगरी हैं। एक होती है आपकी टोटल स्टेम पैरासाइट, पूरी तरह से दूसरे प्लांट पर निर्भर है, उसकी स्टेम पर रहेंगे और पूरी तरह से, मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल होता ही नहीं है। ये जो टोटल स्टेम पैरासाइट है इनके पास नो क्लोरोफिल, कोई क्लोरोफिल इनके अंदर नहीं होता, मतलब ये खुद का खाना बना ही नहीं सकते, ये पूरी तरह से दूसरे प्लांट पर ही निर्भर करेंगे। उसके बाद एक होते हैं आपके पार्शियल वाले, पार्शियल कहो या फिर सेमी स्टेम पैरासाइट, सेमी स्टेम पैरासाइट। ये क्लोरोफिल इनके अंदर होता है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी न्यूट्रिएंट की बात आए, पानी की बात आए तो वो अपने होस्ट प्लांट से ही लेंगे, वो अपने दूसरे प्लांट से ही लेते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके पार्शियल, मतलब ये पूरी तरह से होस्ट पर डिपेंड है, ये आधे होस्ट पर डिपेंड है, और कभी ऐसे मान लो कि होस्ट नहीं मिला तो ये अपने आप सर्वाइव भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिना होस्ट के सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये है कसकटा, अभी बताया था मैंने आपको, कसकटा। ठीक है, ये कौन सा खरपतवार है आपका, है कसकटा। इसको और क्या बोलते हैं अपन, डोडर, कॉमन नेम क्या है इसका, डोडर। ये इसका होस्ट प्लांट क्या है, वहीं से क्वेश्चन आता है। कसकटा जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका लूसर्न के ऊपर, लूसर्न की स्टेम पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टोटल स्टेम पैरासाइट, पूरी तरह से ये लूसर्न पे डिपेंड करता है। ये देखो आप, ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपको लग रहा होगा कि ये इस पेड़ का हिस्सा है, जबकि ये पेड़ का हिस्सा नहीं है, ये खरपतवार है, ये अलग से पार्ट है, ये इसकी टहनी पर, स्टेम पर पाया गया है। ये है आपका लोरेंथस, ये कहाँ है आपका लोरेंथस, बेसिकली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में पाया जाता है। बेसिकली ये अपना पाया जाता है मैंगो के ऊपर, आम के ऊपर, आम की जो शाखाएं, जो टहनियाँ होती हैं, जो स्टेम होती है, उस पर ये पूरी तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, पूरी तरह नहीं, सेमी डिपेंडेंट है, मतलब जब उसके पास, जब तक वो होस्ट के पास रहेगा तो पूरा खाना पानी वहाँ से लेगा, जैसे होस्ट नहीं होगा तो ये अपने आप भी सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल भी है। तो 2 कैटेगरी यहाँ पर, टोटल स्टेम और सेमी स्टेम या पार्शियल। ऐसी रूट की बात भी होती है, रूट में भी 2 कैटेगरी बनती हैं। रूट पैरासाइट, अब रूट पैरासाइट में भी 2 कैटेगरी हैं। एक है आपका ये टोटल रूट पैरासाइट, ठीक है, और एक है आपका ये सेमी या फिर कहो पार्शियल रूट पैरासाइट।
टोटल रूट पैरासाइट मतलब पूरी तरह से होस्ट पे डिपेंड, और कहाँ रहेगा, उसके रूट के साथ अटैच रहेगा। ये इसको क्या बोलते हैं, औरोबैंकी। क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर कई बार, औरोबैंकी स्पीसीज। ये बेसिकली किस पे पाया जाता है आपका, मस्टर्ड के अंदर बहुत कॉमन है, ठीक है, टोबैको के अंदर बहुत कॉमन है, टोमेटो के अंदर भी ये बहुत कॉमन है। इसमें से मस्टर्ड और टोबैको ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको दिख रहा है खरपतवार, ये यही है औरोबैंकी। ये बिल्कुल उसकी रूट से अटैच रहता है, बिल्कुल रूट से ही जुड़ा रहता है, ऐसा लगता है कि इस प्लांट का हिस्सा हो, औरोबैंकी, ठीक है। दूसरा देख लो अपना, ये है आपका स्ट्राइगा। ये क्या है आपका, स्ट्राइगा। ये आपका रहता है मेज की, सॉरी, ये रहता है आपका सोरगम और शुगर केन के ऊपर। इसका होस्ट प्लांट क्या है, सोरगम और शुगर केन, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरह से डिपेंड नहीं करता, ये सेमी है, ठीक है। अगर सोरगम शुगर केन नहीं हुआ तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन ये नहीं कर सकता। ये सर्वाइव तभी करेगा जब तक उसको मस्टर्ड टोबैको ना मिल जाए, क्योंकि ये पूरी तरह से किस पर डिपेंड है, इसलिए तो इसको कह रहा है टोटल रूट पैरासाइट। ये सेमी रूट पैरासाइट है, ये अपना खाना खुद भी बना सकता है, लेकिन बनाएगा नहीं। अगर होस्ट है ये सोरगम शुगर केन है तो ये इतने हरामखोरे नहीं बनाएंगे, ये अपना खाना इसी से लेंगे। और अगर ये नहीं है तो फिर बना लेते हैं, और ये तो इनके पास तो क्लोरोफिल होता ही नहीं है, ये तो डिपेंड ही इस पर करेंगे। तो ये कैटेगरी है आपकी रूट वाली और स्टेम वाली, ठीक है भाई। अब कुछ और कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, जिसमें देखो अपना एब्सोल्यूट बीड। एब्सोल्यूट बीड मतलब ये पक्के वाले बीड है, ऑलवेज अ बीड, ये हमेशा खरपतवार ही रहेंगे। पक्के जो बीड होते हैं ना, जिनका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इनका कोई भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है इंसानों के लिए, हमारे लिए ये किसी काम के नहीं है। जैसे ये किस काम का है, ये गधा क्या है, ये साइप्रस स्पीसीज, साइप्रस रोटेंडस है, किस काम का है, ये किसी काम का नहीं है, पक्का वाला खरपतवार है, ऑलवेज हमेशा वीड ही रहेगा। ये देख लो आपका आर्जीमोन मैक्सिकाना, सत्यानाशी, आर्जीमोन मैक्सिकाना, ठीक है। कुछ इसके मेडिसिनल यूजेस हमने निकाले हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा कारगर नहीं है, ये भी अपने लिए कोई मतलब का नहीं है, बेकार है, कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका नहीं है, आर्जीमोन मैक्सिकाना का। ऐसे ही देखो आप, एक होते हैं रिलेटिव बीड। ये देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग वाले लेक्चर में कि अपन क्या अपने दिमाग में खरपतवार का नाम सुनते क्या आता है कि भाई आर्जीमोन मैक्सिकाना, साइप्रस रोटेंडस, फेलेरिस माइनर, ये खरपतवार है, लेकिन नहीं, दूसरे जो प्लांट होते हैं वो भी खरपतवार होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, ये क्या है, गेहूँ है, वीट की क्रॉप लगी हुई है, पूरे फील्ड में वीट की क्रॉप लगी हुई है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर एक प्लांट जो है वो काय का है, मस्टर्ड का लगा हुआ है। हमारी मेन क्रॉप कौन सी है, मेन क्रॉप हमारी ये है गेहूँ, मेन क्रॉप कौन सी हमारी गेहूँ है। क्या हमने मस्टर्ड लगाया वहाँ पर, नहीं लगाया। क्या ये मस्टर्ड हमारे किसी काम का यहाँ पर लगाया, नहीं लगा। तो ये हमारे लिए क्या है, अनवांटेड प्लांट है, ये क्या है हमारे लिए, अनवांटेड प्लांट, मतलब ये खरपतवार है। अब आप कहोगे सर मस्टर्ड कहाँ खरपतवार होता है, सरसों तो क्रॉप है, खरपतवार थोड़ी ना है। वही पॉइंट है जो जेट्रो तुल ने कहा था, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी, कोई भी ऐसा प्लांट जो बेवजह बिना समय, गलत समय पर और गलत जगह पर उग जाए, वो खरपतवार होता है। जैसे ये मस्टर्ड देखो, तो इस तरह की जब कैटेगरी बनती है ना, तो वहाँ पर क्रॉप को भी अपन वीड ही कहते हैं, और ऐसे वीड को क्या कहते हैं, रिलेटिव वीड, और ऐसे वीड को क्या कहते हैं हम, रिलेटिव वीड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और एक और अच्छा एग्जाम्पल दिखाऊं, जैसे कि बारले इन वीट फील्ड, गेहूं के खेत में अगर बारले का कोई पौधा नज़र आ जाए तो ये बारले भी क्या कहलाएगा आपका, रिलेटिव वीड कहलाएगा। जबकि बारले तो फसल है, इसको वीड कैसे कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने गेहूं की खेती कर रखी है, वहाँ पर बारले का कोई काम नहीं है, अगर एक दो पौधे, 10-12 पौधे आपको बारले के नज़र आते हैं तो वो आपके लिए खरपतवार होंगे, उनको अपन क्या कहेंगे, रिलेटिव वीड कहेंगे। ऐसे ही एक देखो वॉलंटियर वीड, ये क्या चीज़ है, इसको समझो, ये भी सिंपल है। ये आपका एक फील्ड है ए, ठीक है। इस फील्ड में आपने एक फसल की, सेंटर में बनाते हैं, अरे नहीं यार यही बनाते हैं। ये एक फील्ड है ए, फील्ड का नाम क्या है, ए है। यहाँ पर आपने क्या लगाया, गेहूँ लगाया। किस सीज़न में लगाया, रबी सीज़न में लगाया। गेहूँ की कौन सी वैरायटी लगाई, मान लो आपने गेहूँ की वैरायटी लगाई है एक्स, गेहूँ की एक्स वैरायटी आपने लगाई है, ठीक है। इसके बाद कौन सा सीज़न आएगा, खरीफ सीज़न आएगा। फील्ड वही है, सेम वही फील्ड है, ये भी ए फील्ड है।
अब खरीफ सीजन में आपने लगा दिया यहाँ पर क्या, पैडी, ठीक। उसके बाद फिर से आएगा रबी सीज़न, फिर से क्या आएगा आपका, रबी सीज़न आएगा। अब आप यहाँ पर फिर से लगाओगे गेहूँ, वीट लगाओगे रबी सीजन में, लेकिन इस बार जो आप लगा रहे हो वो वैरायटी लगा रहे हो, मान लो आप वाई। पहले आपने कौन सी वैरायटी लगाई थी, एक्स कुछ, अब आपने लगाई क्या, वैरायटी वाई। अब यहाँ पर होता क्या है, जब ये वाला जो गेहूँ है अपनी वैरायटी एक्स है, जब इसको आप हार्वेस्ट करोगे, हार्वेस्ट जब आप करोगे तो हो सकता है हार्वेस्टिंग के टाइम पर कुछ सीड इसके इसी फील्ड में रह जाए। ऑब्वियसली होता है, जब अपन हार्वेस्टिंग करते हैं तो बहुत सारे प्लांट के ऐसे ज़्यादा प्लांट ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो उसके सीड जो वो झड़ के वहीं प्लांट में गिर जाते हैं। हार्वेस्टिंग के टाइम पर बहुत सारे गेहूं के सीड जो है वो इसी फील्ड में गिर जाते हैं। रबी सीजन आया, अब रबी सीजन में तो ये जर्मिनेट नहीं होंगे। अगला जब फिर से अगली साल जब रबी सीजन आएगा, सॉरी खरीफ सीजन में जर्मिनेट नहीं होंगे, अगली साल जब फिर से रबी सीजन आएगा, लेकिन इस बार अपन गेहूँ की दूसरी वैरायटी ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो पिछले साल वाले जो सीड पड़े थे, एक्स वैरायटी के जो सीड पड़े थे, ये ग्रो कर जाएंगे, इनके अंदर हो जाएगा क्या, जर्मिनेशन। अब हमारी मेन क्रॉप कौन सी है, वैरायटी वाई, लेकिन यहाँ पर कुछ पौधे किसके आ गए हैं, एक्स के आ गए हैं, तो वो गेहूं के ही, लेकिन वैरायटी दूसरी आ गई है। ऐसी कंडीशन में ये जो एक्स वाला पौधा है ना, इसको कहते हैं वॉलेंटियर प्लांट। इनको क्या कहते हैं, वॉलेंटियर प्लांट। हालांकि अगर आप नॉर्मल खेती कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मान लो आपको कंजप्शन करना है, खाने के पर्पज से करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, दो वैरायटी की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो आप सीड प्रोडक्शन कर रहे हो, मान लो आप सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन कर रहे हो, फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम दे जाएगा, क्योंकि अगर दूसरी वैरायटी का सीड रहेगा तो वो जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। दूसरी वैरायटी का सीड होना ही नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन में ये जो प्लांट रहेगा दूसरी वैरायटी का, ये भी क्या कहलाएगा, खरपतवार ही कहलाएगा। इसको बोलते हैं वॉलेंटियर प्लांट। क्या बोलेंगे इनको, वॉलेंटियर प्लांट। अब देखो रोग क्या होता है, जितने भी अनवांटेड प्लांट हैं आपके, अनवांटेड प्लांट जितने भी हैं आपके, अब इसमें आपके खरपतवार भी आ जाएंगे, वो भी रॉगिंग में आ गया, ठीक है। अदर क्रॉप प्लांट भी आ जाएंगे आपके, ठीक है। अदर वैरायटी प्लांट भी आ जाएंगे। ये जो रॉगिंग वाला जो शब्द है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है आपका सीड प्रोडक्शन के टाइम पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सीड प्रोडक्शन। अगर आप सीड प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर मान लो आप सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, या आप फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन कर रहे हो, या आप ब्रीडर सीड प्रोडक्शन कर रहे हो, जो भी आप सीड प्रोडक्शन कर रहे हो, उन तीनों केसेस में ये रॉगिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों के अंदर हमको जेनेटिक प्यूरिटी, क्योंकि यहाँ पर क्या हमको कमर्शियल कल्टीवेशन करना है, तो उनकी खाने के पर्पस से नहीं है, ये बेचने के पर्पस से, इसलिए यहाँ पर जेनेटिक प्यूरिटी और उसकी फिजिकल प्यूरिटी हमको मेंटेन करनी पड़ती है। जेनेटिक प्यूरिटी और फिजिकल प्यूरिटी हमको यहाँ पर मेंटेन करना मस्ट है, कंपलसरी है। अगर यहाँ पर दिक्कत आ गई ना तो वो सीड आपका कंटेमिनेट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमको जो दूसरे जो सीड होते हैं, दूसरे प्लांट के जो सीड होते हैं, उनको मिक्स नहीं होने देना है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपकी एक वैरायटी, मान लो कि आप यहाँ पर गेहूँ का सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, गेहूँ की वैरायटी है एक्स, ठीक है। इसके अंदर मान लो कोई दूसरी वैरायटी का पौधा आ गया वाई, है गेहूं का लेकिन वैरायटी वाई है। जब मैच्योरिटी कंडीशन में आएगा तब ये अलग दिखेगा, ये क्योंकि इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स अलग होंगे, क्योंकि दो वैरायटी के पौधे आप लगाओगे तो आप पहचान सकते हो ये दोनों अलग अलग वैरायटी के पौधे हैं। तो ये है तो गेहूं का लेकिन वैरायटी दूसरी है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रॉग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, रॉग। और इसको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है ना, इसको कहते हैं अपन रॉगिंग। क्या कहते हैं इसको, रॉगिंग। ये जो दूसरी वैरायटी के प्लांट हैं, दूसरी फसल के प्लांट हैं, या कोई खरपतवार है, इसको रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रॉगिंग। ध्यान रखना ये जो रॉगिंग वाली शब्द चीज़ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सीड प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। नॉर्मल अपन क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर रॉगिंग नहीं करते, क्योंकि मान लो आपको कोई किसान है, वो मान लो अपने जीवन के लिए, अपने खाने पीने के लिए मान लो गेहूं लगा रहा है, तो भले ही कोई उसमें 10 तरह की प्लांट भी आ जाए ना, तो भी वो निकाल के फेंकेगा नहीं, क्योंकि उसको तो खाने से मतलब है, कौन सा उसको कमर्शियल कल्टीवेशन करना है। लेकिन अगर वो सीड प्रोडक्शन पे जाएगा तो फिर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि दूसरी वैरायटी का प्लांट रहेगा तो वो जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी को डिस्टर्ब करेगा, उसको डिटेरियोरेट करेगा। उस कंडीशन में इनको हटाना जरूरी पड़ जाता है, और उस हटाने के प्रोसेस को कहते हैं रॉगिंग। ऑब्जेक्शनेबल वीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए ऑब्जेक्शनेबल वीड कौन से होते हैं, ऐसे खरपतवार जिनके सीड सिमिलर होते हैं,
ऐसे खरपतवार जिनके सीड सिमिलर होते हैं मेन क्रॉप के सीड से, मेन क्रॉप सीड। अगर मान लो यहाँ पर ये मिक्स हो गए, वैसे तो अपन कोशिश करते हैं कि मिक्स ना हो, अगर मान लो ये खरपतवार के सीड मेन क्रॉप के सीड के साथ मिक्स हो गए तो इनको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सेपरेट करना इनको क्या है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे खरपतवार को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्शनेबल वीड, आपत्तिजनक वीड। ऑब्जेक्शनेबल वीड मतलब कि अगर इनके सीड मिक्स हो जाए तो उनको निकालना, इनको सेपरेट करना बड़ा सरदर्द वाला काम है। जैसे कि ये देखो, आप कर सकते हो इनको अलग। ये देखने में भले ये फोटो छोटा है इसलिए सीड दिख रहे हैं, ये जूम करके है, अगर दोनों को रियल में देखें तो आप पहचान नहीं पाओगे। इन दोनों को देखो, वाइल्ड ओट और नॉर्मल ओट मिल जाए तो आप कहाँ पहचानोगे, कर ही नहीं सकते इनको अलग। जैसे ये है आपका, ये काय का सीड है आपका, आर्जीमोन मैक्सिकाना का सीड है, आर्जीमोन मैक्सिकाना, सत्यानाशी का सीड है आपका ये, ठीक है। ये सीड और ये मस्टर्ड का सीड है। तो ये सरसों का सीड, मस्टर्ड का सीड और आर्जीमोन मैक्सिकाना का सीड अगर आपस में मिल जाए तो इनको अलग करने में आपकी नानी याद आ जाएगी, आपको अलग नहीं हो पाएंगे, फिर भी कुछ ना कुछ सीड तो रह ही जाएंगे। तो ये क्या है, ऑब्जेक्शनेबल वीड हो गई। ये दोनों देखो, ये आपका वाइल्ड ओट है, वाइल्ड ओट एविना फटुआ जिसको अपन बोलते हैं, और ये आपका नॉर्मल ओट है, एविना सटाइवा। ये दोनों अगर आपस में मिल जाए तो पहचान पा रहे हो क्या, बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे। तो ये दोनों भी आपस में क्या है, ऑब्जेक्शनेबल वीड की तरह काम करते हैं। ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको पहले बताया था कासनी और बरसीम का। ऐसे ये देखो, यही तो है चिकोरियम इंटिवस, चिकोरियम इंटिवस कासनी का सीड है, और ये आपका लूसर्न का सीड है। बताओ, कासनी का सीड और लूसर्न का सीड, ये छोटा दिख रहा है इसलिए, अगर रियल में देखोगे तो एक जैसे नज़र आते हैं। बरसीम के सीड के साथ भी यही प्रॉब्लम है, लूसर्न या बरसीम हो तो भी दिक्कत आती है। ये दोनों आपस में क्या है, आपके ऑब्जेक्शनेबल है। ये देखो आप, ये वाइल्ड ओनियन है, एस्पोडलस ट्यूनिफोलियस, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल ओनियन है। ये दोनों आपस में मिक्स हो जाए तो समस्या है। ये दोनों भी आपस में क्या है, ऑब्जेक्शनेबल है। इन दोनों को देखो, ये है आपका सेंजी जिसको बोलते हैं अपन मेलीलोटस, मेलीलोटस स्पीसीज सेंजी, और ये है आपका फेन्यूग्रिक, फेन्यूग्रिक मैथी जिसको अपन कहते हैं। ये दोनों जब मिक्स हो जाए तो इनको भी निकालना मुश्किल हो जाता है। ये भी क्या है, आपके ऑब्जेक्शनेबल वीड है। ऐसे एक देखो, एक होते हैं नॉक्सियस वीड। नॉक्सियस वीड मतलब ऐसे खरपतवार जो कि अनडिज़ायरेबल हों, हमारे किसी काम के नहीं हैं, ठीक है। ये अनडिज़ायरेबल वीड है, काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, हमें बहुत दिक्कत देते हैं, और इनको कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ऐसे वीड को क्या बोलते हैं अपन, नॉक्सियस वीड। जैसे कि अब वही सब फोटोग्राफ में आपको पहले दिखा चुका हूँ, इसलिए बार बार फोटोग्राफ को अटैच करना समझा नहीं मैंने ज़रूरी। वही है जैसे कि आपका साइप्रस हो गया, साइप्रस स्पीसीज में आपका बेसिकली साइप्रस रोटेंडस है, ठीक है। साइनोडोन डेक्टाइलॉन है, साइनोडोन डेक्टाइलॉन है, ठीक है। पार्थीनियम है, पार्थीनियम स्पीसीज है, पार्थीनियम स्टोपोरस हो गया आपका, कसकटा हो गया, ठीक है। औरोबैंकी हो गया, औरोबैंकी हो गया, साल्विनिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका इकॉर्निया हो गया, सॉरगम हेल्पिंस हो गया। ये सब क्या, नॉक्सियस वीड है। इनको कंट्रोल करना बहुत मुसीबत वाला काम है, बहुत दिक्कत देते हैं, ये अनडिज़ायरेबल है, सबकी सब बड़े बेकार हैं, ढीठ हैं एक प्रकार के। ये नॉक्सियस वीड की कैटेगरी में आते हैं। एक होते हैं मिमिक्री वीड, इसके ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं। मिमिक्री वीड मतलब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर प्लांट, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर प्लांट, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले हैं। बताओ, याद करो, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, फेलरिस माइनर, फेलरिस माइनर। ये फेलरिस माइनर अगर गेहूं के खेत में है, वैसे तो गेहूं के खेत में ही आता है, ये प्लांट और ये प्लांट इतने ज़्यादा सिमिलर हैं, बिल्कुल एक जैसे सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। खास करके इनिशियल कंडीशन में आप पहचान नहीं सकते, जब इनके अंदर रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है तो उनके अंदर स्पाइक डेवलप होती है, तब आप पहचान पाते हो, क्योंकि इसकी स्पाइक अलग आती है, उसकी स्पाइक अलग आती है, तब आप पहचानते हो कि ये फेलरिस माइनर है, वो गेहूँ है। नहीं तो इनिशियल स्टेज में आप पहचान ही नहीं सकते, बिल्कुल उसकी कॉपी
मिमिक्री कर देता है, उसकी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके, ये एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा कॉमन है मिमिक्री बीड में, फेलेरिस माइनर का इंपॉर्टेंट है। और देखो एक होते हैं आपके सैटेलाइट बीड। सैटेलाइट बीड भी होते हैं जो कि मेन क्रॉप की ये जैसे ही देखते हैं सेम हाइट के होते हैं, ठीक है, सेम टाइम पर वो मैच्योर भी होते हैं। जब की जो मेन फसल है वो जब मैच्योर होती है तभी ये भी मैच्योर होते हैं, जितनी हाइट उनकी होती है उतनी हाइट इनकी भी होती है, ठीक है। और इनके जो सीड होते हैं वो सिमिलर होते हैं क्रॉप सीड से, क्रॉप के जो सीड होते हैं उससे भी सिमिलर होते हैं। तो समस्या होगी, सेम हाइट सेम टाइम पर मैच्योर होना, सीड भी एक जैसे, तो हार्वेस्टिंग जब इनको करोगे आप, मेन क्रॉप को हार्वेस्ट करोगे उसी टाइम पर ये भी मैच्योर हो जाते हैं, इनके भी सीड बन के तैयार, तो सीड तो मिक्सअप होंगे ही होंगे। ऐसे सीड को क्या बोलते हैं अपन, सैटेलाइट बीड, जो कि हाइट में सेम, मैच्योरिटी में सेम, उनके सीड भी उनसे मिलते जुलते हैं। ऐसे को क्या बोलते हैं अपन, सैटेलाइट बीड। तो सैटेलाइट बीड में जैसे कि आपका एविना फटुआ, एविना फटुआ, वाइल्ड ओट आपका जैसे बारले के अंदर, ये एग्जाम्पल याद रखो। एविना फटुआ जो है, वाइल्ड ओट जो है, इसकी हाइट बारले की हाइट एक जैसी, दोनों सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं, दोनों के सीड भी एक जैसे होते हैं। मिक्स हो गए तो दिक्कत आ जाएगी बहुत। ये अपना क्लासिफिकेशन है, अलग अलग टाइप के अपन ने वीड देख ली यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था अपना ये, ठीक है भाई, थैंक यू।